नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम तकरीबन रोज देश की राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं। आज भी हम जो देश में चुनाव हुए हैं और जो कुछ और मुद्दे देश की राजनीति में सामने हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अभय सर, नमस्कार। नमस्कार। तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया। माना जा रहा है कि ये भाजपा के गढ़ में हुआ चुनाव है, जहां पर भाजपा को बहुत ज्यादा सफलता मिली थी पिछले चुनाव में। आज के मतदान के संदर्भ में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी कर्नाटक में। कर्नाटक की 28 में से 26 सीटें भाजपा ने जीत ली थी और ये जो 14 सीटें थी, जिन 14 सीटों पर आज मतदान हुआ, उन 14 सीटों पे तो भाजपा ने सभी 14 सीटें जीत ली थी उसके अंदर। तो अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ये सभी 14 सीटें नहीं जीतती है तो इसका मतलब है उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। कर्नाटक से जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर के गठजोड़ के ऊपर हासन के सेक्स स्कैंडल का काला साया है, जिसको मैं देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल मानता हूं। जिस तरह महिलाओं के साथ यौन दुराचरण किया गया है और उनकी तस्वीरें उतारी गई हैं, उसकी स्थिति ये बनी है कि स्त्रियों को अपने घर वापस लौटने में भी शर्म आ रही है और पति जो है अपनी स्त्रियों की अपने पर वफादारी के ऊपर वहां शक कर रहे हैं। लगभग ऐसी स्थिति वहां बना दी गई है। ये बहुत अभूतपूर्व किस्म की घटना घटित हुई है और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी सह अपराधी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था। इतनी प्रज्वल रेवन्ना के साथ मंच पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने उनके लिए चुनाव में वोट मांगे थे और उनको एक संस्कारी परिवार का सदस्य बताया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा को किस प्रकार के सवालों का कर्नाटक में जवाब देना पड़ रहा होगा। बहरहाल, तो किसी भी तरीके से हम नहीं मान सकते कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विकेट के ऊपर बल्लेबाजी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत विकेट के ऊपर बल्लेबाजी की है। भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान होगा ही। जब ये सेक्स स्कैंडल नहीं, उसका भंडाफोड़ नहीं हुआ था, तब भी माना जा रहा था कि कांग्रेस इस बार भाजपा से कई सीटें छीनेगी और सेक्स स्कैंडल के बाद तो उनकी संख्या और बढ़ सकती है। तो ये कर्नाटक एक बहुत बड़ा हुआ। अब महाराष्ट्र की आप बात देखिए, आप बिहार की बात देखिए। कुछ सीटें महाराष्ट्र, कुछ सीटों का फैसला महाराष्ट्र में भी हुआ है, कुछ सीटों का फैसला बिहार में भी हुआ है। महाराष्ट्र में तो मैं समझता हूँ कि भाजपा और उनका जो गठबंधन है, महायुति, वो काफी परेशानियों का सामना कर रहा है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार, और महाराष्ट्र में वोटिंग प्रतिशत भी बहुत ज्यादा गिरा है। करीब 53-54% ही वोट हुआ है महाराष्ट्र में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह भाजपा को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब वोट प्रतिशत गिरता है तो ये बात सही है कि विपक्ष की सीटों पर भी वोट प्रतिशत गिरता है, लेकिन हमने देखा है पिछले चरणों में कि भाजपा जो एनडीए की सीटें होती हैं वहां पे वोट प्रतिशत काफी गिरा है। यानी उसमें उनके जो मौके हैं, उन मौकों का क्षय होता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। बिहार में भी परिस्थितियां बहुत खराब हैं, जो पहले अंदाजा नहीं था किसी को। क्या नीतीश कुमार इस तरह की, बिहार से जो खबरें आ रही हैं, इन बातों के कोई प्रमाण नहीं होते हैं, लेकिन जब तक कोई दम ना हो तब ऐसी खबरें भी नहीं पैदा होती हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ वही सलूक कर रहे हैं और चिराग पासवान की पार्टी के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो चिराग पासवान और भाजपा ने मिलकर एक विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ किया था। तो आमतौर पर जो दिल्ली में आपको बिहार के लोग मिलते हैं, जिनके पास अपने गृह राज्य की खबरें आती हैं, और बिहार के पत्रकारों से अगर बात करो तो उनसे जो बातचीत होती है, उससे तो यही लगता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ यानी एनडीए में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। वोटों का ट्रांसफर ठीक से नहीं हो रहा है। अब सब लोग ये देख रहे हैं कि उनकी पार्टी को वोट दूसरे के मिल रहे कि नहीं मिल रहे। अगर दूसरे के वोट मिल रहे हैं तभी वो अपनी पार्टी अपने वोटरों को कहेंगे कि आप उनको वोट दीजिए। तो जब जिस गठजोड़ में इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, उसमें गठजोड़ में एक डूबता है, साथ में दूसरे को भी खींच लेता है अपने साथ में। तो ऐसी स्थिति मुझे वहां पर दिखाई पड़ रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में बहुत ही जो पहले एक सहजता मानी जा रही थी कि भाजपा सहजता से चुनाव जीतती चली जाएगी और 62 की जगह 65 सीटें या 67 सीटें या 70 सीटें भी जीत सकती है, 72-73 सीटें भी जीत सकती है, इस प्रकार की जो बातें कही जा रही थी, अब उन बातों को कोई नहीं कह रहा है। अब आप पत्रकारों से अगर बात करें, पत्रकार तो उन सीटों की सूची बनाने में लगे हुए हैं जहां पर समाजवादी पार्टी भाजपा को बहुत कड़ा मुकाबला दे रही है।
पहले कोई इस प्रकार की सीटें नहीं बताता था, तो 5 सीटें जीती समाजवादी पार्टी ने, इस बार 6 जीत लेगी, इस बार 7 जीत लेगी, ये बातें की जाती थी। अब इस तरह की बातें नहीं की जा रही। अब तो किसी पत्रकार के पास 18 सीटों की सूची है, किसी के पास 22 सीटों की सूची है कि भाई यहाँ पे चुनाव फंसा हुआ है। एक जो मतदान प्रतिशत कम या ज्यादा होने और चूंकि कम वाले सीटों की संख्या ज्यादा है, उसके बारे में अंदाजा लगाने के लिए कोई ठोस सिद्धांत सेफोलॉजिस्ट या चुनाव विश्लेषकों के पास कोई नहीं ठोस है। सिद्धांत नहीं है, एक कोई ठोस सिद्धांत नहीं है। मोटे तौर पर बात क्या है, मोटी बात क्या है मैं बता रहा हूं। मोटी बात यह है कि पिछली बार जो उत्साह दिखता था मतदाताओं में, उसका लाभ किसको हुआ था? 2019 में मतदाताओं में जो उत्साह हुआ था, उसका लाभ किसको हुआ था? स्त्रियों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया था, उसका लाभ किसको हुआ था? युवकों ने बढ़ चढ़ के, फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़ के वोट दिया था, उसका लाभ किसको हुआ था? आज तक तो सब लोग 5 साल से यही कह रहे हैं कि सारे के सारे फायदे भारतीय जनता पार्टी को हुए थे। अच्छा, अब कोई बढ़ चढ़ के वोट नहीं दे रहा है, वोट प्रतिशत में गिरावट हो रही है, तो अब किस आधार पर कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से लाभ हो रहा है? मतलब पहला तर्क तो ये है, मोटा तर्क ये है, किस आधार पर कहा जाएगा। दूसरे, जब ये देखा गया कि किस सीट पर मतदान प्रतिशत कितना गिरा है और वो सीट किस पाले के किस तरफ है सीट वो, तो पहले वो दूसरे चरण की जो व्याख्या की गई थी और जो 2 अच्छे चुनाव शास्त्रियों ने की, योगेंद्र यादव और श्रेयस सरदेसाई ने की थी, तो उसमें पाया गया कि एनडीए की सीटों पे मतदान प्रतिशत ज्यादा गिरा है और जो जो एनडीए की विरोधी सीटें हैं वहां भी मतदान प्रतिशत गिरा है, लेकिन वहां उनसे आधा ही गिरा है। अगर वहां 5 दशमलव कुछ प्रतिशत गिरा है तो वहां 2 दशमलव कुछ प्रतिशत गिरा है। तो ये स्थिति है। तो डिप कहां ज्यादा आया है, डुबकी कहां मतदान प्रतिशत ने मारी है और कहां कम मारी है? मतदान प्रतिशत तो गिरा है तो सभी तरफ गिरा होगा। तो ये इस तरह की परिस्थिति है। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही, कितनी कम हो रही है ये कहना बहुत मुश्किल है। ये दोनों ही बातें हो सकती है, देखो सीटें कम भी हो सकती हैं, जो जीत का अंतर है वो काफी घट सकता है, जहां पर बहुत कम अंतर से जीत हुई थी वहां पर समीकरण पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। तो कुछ भी इसका निश्चित रूप से चुनाव के परिणाम के ऊपर असर पड़ेगा। अब आप आज की तारीख में कहा जाए कि आप 100% उसको डिकोड कर लीजिए क्या असर पड़ेगा, ये नामुमकिन है। दिमाग लड़ाने पर यही समझ में आता है कि जिसका वोटर कम निकला है उसको ज्यादा नुकसान होगा, जिसका वोटर ज्यादा निकला है, जिसका वोटर कुछ कम ज्यादा कुछ मतलब जिसका वोटर कम निकला है, जिसका वोटर उतना नहीं निकला है, तो उसको कम नुकसान होगा। तो अब इस ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बेचैनी दिखाई पड़ रही है, वो भी समझ रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो अप्रत्याशित घट रहा है। एक चुनाव और राजनीति पर पारखी नजर रखने वाले विशेषज्ञ के रूप में क्या आप इस बात की भी संभावना देखते हैं कि कोई साइलेंट राम लहर हो जिसको कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं? भाई 2 बड़े सर्वे के आंकड़ों पे मेरी निगाह पड़ी है, तो उसमें तो बहुत कम लोग ही कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा और हिंदुत्व का मुद्दा उनकी निगाह में एक बड़ा मुद्दा है। जो लोकनीति का सर्वे है उसमें केवल 8% लोग कहते हैं कि राम मंदिर एक चुनाव का निर्णायक मुद्दा है, या हिंदुत्व का 2% केवल 2% लोग कहते हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा निर्णायक मुद्दा है। इसी तरीके से सी वोटर के सर्वे में भी कोई खास लोग नहीं कहते कि राम मंदिर का मुद्दा, और बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि हिंदुत्व राम मंदिर मुसलमान विरोध की बात करके राम मंदिर में जाके पूजा अर्चना करके अयोध्या में रोड शो करके ये सब करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। जब आप करने की कोशिश करते हैं इसका मतलब है कि वो मुद्दा नहीं है, आप उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक प्रवृत्ति यह भी सामने आई है कि पिछले दिनों में कांग्रेस के कई प्रवक्ता या नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर गए और सबने यह कहा कि राम मंदिर के कारण वो नाराज है कि कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं गए। तो ये भी एक तरीके से आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। देखिए खबरें पूरे से, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार को छोड़ दिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। ये खबर एक धीमी आवाज में टीवी पे पढ़ी गई, बिल्कुल पृष्ठभूमि में चली गई, जैसी पढ़ी गई वैसे ही। लेकिन ये बताता है कि हरियाणा में निर्दलीय विधायक तो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो हवा का रुख देख के ही कुछ करते हैं।
तो उन्होंने हरियाणा में ऐसा क्यों किया होगा, उन्होंने सोचने की बात है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हरियाणा में विपक्ष की स्थिति थोड़ी ज्यादा मजबूत हो रही है मुझे तो लोकसभा में। लगता है कि हरियाणा में निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति ज्यादा मजबूत है। एक मैं कार्यक्रम की हेडिंग देख रहा था, मैंने उसको विस्तार से तो नहीं देखा। उसमें योगेंद्र यादव के हवाले से कहा गया कि कांग्रेस को 75 से ऊपर सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 240। इस तरह की संभावना की तरफ आप चुनाव को बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अगर कांग्रेस को अगर योगेंद्र यादव के हवाले से केवल 75 सीटें बताई गई हैं तो मुझे इस पर आश्चर्य है। अगर कांग्रेस 100 सीटें नहीं जीत सकती है इस चुनाव में, तो फिर आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आसानी के साथ मिल रहा है। क्योंकि कांग्रेस जब भारतीय जनता पार्टी के उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस से उसकी सीधी टक्कर है, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र ही है, वहां अगर भारतीय जनता पार्टी से 50 सीटें नहीं, 52 सीटें तो कांग्रेस के पास पहले ही थी, अगर 50 सीटें नहीं छीन सकती है कांग्रेस, तो भाजपा चुनाव कैसे हारेगी बताइए आप। भाई, अगर कर्नाटक में कांग्रेस जहां की सरकार है इतना अच्छा चुनाव जीती है, वहां भाजपा से सीटें नहीं हार सकती, वहां सेक्स स्कैंडल भी भाजपा को परेशान कर रहा है, नहीं छीन सकती भाजपा से, तो कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी? ये सोचने की बात है। राजस्थान में ये कहा जा रहा है इस बार की कांग्रेस ने बहुत राजस्थान के सारे पत्रकार, किसी से भी बात कीजिए, सब मानते हैं कि 4-5 सीटों पे चुनाव वहां बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। भाजपा के लिए 25 में 25 सीटें जीतना बहुत मुश्किल है। तो अगर कुछ ना कुछ तो कांग्रेस को करना पड़ेगा ना चुनाव जीतने के लिए और भाजपा को हराने के लिए। सब काम अपने आप तो हो नहीं जाएगा। एक घोषणा ऐसा लगा था कि आज हो जाएगा सर्वोच्च अदालत की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाएगी, पर उसको 2 दिन के लिए टाल दिया गया। सुनवाई के दौरान ऐसा लग रहा था कि जज इस बात की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। देखिए, कल भी मेरी आपसे बात हुई थी और भी मंचों में मैंने इस पर चर्चा की है। मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाए हुए। अदालती बातचीत, अदालत के जो अवलोकन होते हैं उससे बहुत उम्मीद बनती है, उत्साह बनता है कि वो गलत तरीके से जिन नेताओं को पकड़ के जेल में डाला गया है वो उनको अदालत राहत दे देगी। लेकिन बाद में होता तो नहीं है ऐसा। हम लोग मनीष सिसोदिया के मामले में ये बात देख चुके हैं। और फिर अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिलेगी, कहा जा रहा है कि केवल जिस दिन चुनाव खत्म होंगे उस दिन फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर से उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें हो रही हैं। अभी जब तक ये सब कोर्ट का आदेश निकल के ठीक से सामने ना आ जाए, अगर अरविंद केजरीवाल ने अपराध किया है या उनके खिलाफ प्राइमा फेसी यानी पहली नजर में कोई मामला बनता है अपराध का, तो उनको इस प्रकार की जमानत देने का भी क्या मतलब है कि आपको केवल 1 तारीख यानी 1 जून जब अंतिम वोट पड़ेंगे बस तब तक ही बाहर रहना पड़ेगा, उसके बाद फिर से आपकी जमानत कैंसिल हो जाएगी। ऐसी ही जमानत कोई होती है कि जमानत आपको 25 दिन के अंदर आपकी जमानत कैंसिल हो जाएगी, 20 दिन के अंदर जमानत आपकी कैंसिल हो जाएगी, 23 दिन के अंदर जमानत आपकी कैंसिल हो जाएगी। ये पेरोल थोड़ी ना है। पेरोल अपनी लड़की की शादी के लिए आदमी करता है, शादी के बाद उसको जाके हाजिरी देनी पड़ती है। तो ये क्या होगा, क्या ये देखने की बात है। आज लालू प्रसाद यादव के हवाले से बयान मीडिया में काफी जोर शोर से चला कि उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में क्या लालू यादव की जुबान फिसली और उन्होंने भाजपा को एक मौका दे दिया? आप इस मुद्दे को देखिए, लालू यादव ने जो कहा उसको आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। लालू यादव ने बिल्कुल नहीं कहा कि किसान के मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। लालू यादव ने 2 बातें कही, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनको पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। उनका दूसरा वाक्य ये था। मेरा मानना है कि दोनों वाक्य काफी निर्दोष से वाक्य है। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए यानी 27% जो आरक्षण मिलता है वो आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए और उस आरक्षण का उनको लाभ भी मिलना चाहिए, यानी उसका उन्हें पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी हर चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। उन्हें असल में अपनी पार्टी को इस आरोप से बचाना है कि संविधान, यानी 400 सीटें मिल गई, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। बहुत जगह पर भाजपा इस प्रकार के आरोप का सामना कर रही है और दलित बिरादरियों में खासतौर से सामना कर रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी बहुत घबराए हुए हैं और इस बात की किसी ऐसे नुक्ते की तलाश में है कि जिससे वो ये विपक्ष पे आरोप बढ़ सकें कि वो मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। अब आप देखिए ना कि मुसलमानों को तो पहले से 27% आरक्षण मिलता है और जिस तेलुगु देशम पार्टी के साथ में नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में समझौता किया है, उसने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि वो 4% मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण का इंतजाम करेगा।
वो हज पे जाने वालों को इतनी इतनी रकम देगा। जब आंध्र प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं तो वहां पे तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो छोटी छोटी घटनाएं घटी आज, और मुझे लगता है कि मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या इनका चुनाव पर प्रभाव पड़ता है। एक तो रामगोपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर जो बना है अयोध्या में उसका वास्तु ठीक नहीं है, तो वहां कौन जाएगा, ऐसा करके उन्होंने पत्रकारों से कहा। दूसरा, अखिलेश यादव एक मंदिर में गए थे जहां पर जो मंदिर से वापस आए तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की सफाई की। क्या इस तरह की घटनाएं वोटरों को गुलमंद करती हैं पक्ष या विपक्ष में? देखिए, थोड़ा बहुत तो सब चीजों का चुनाव में असर पड़ सकता है। खासतौर से ये घटना जो कि अखिलेश वहां से आए तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिर को धो के साफ किया, ऐसा करने का पिछड़ी जातियों के वोटरों पर बहुत भाजपा विरोधी असर पड़ेगा, मेरा मानना ये है। और जहां तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर, राम मंदिर बनाने के समय के ऊपर, उसके उद्घाटन के समय पर, उसकी जो नींव रखी गई थी उस समय पर तो बहुत आपत्तियां की और शंकराचार्यों ने वो आपत्तियां की। तो उस पर रामगोपाल यादव ने जो कहा है वो तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव के मंदिर में जाने पर अगर उस मंदिर को धोया गया है, पवित्र किया गया है उस मंदिर को, तो और ये खबर अगर फैल जाएगी तो ये पिछड़ी जातियों पर और दलित जातियों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, भाजपा विरोधी असर पड़ेगा। तीसरे दौर के मतदान खत्म होने के बाद अगर ये सवाल रखा जाए कि भाजपा की सीटें कहीं बढ़ती हुई नजर आती हैं क्या, तो आपका क्या जवाब होगा? मेरा तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 2014 का परिणाम पाने के लिए संघर्ष कर रही है। जब 2,272 के से उनकी सीटें शायद 10-12 सीटें ज्यादा आई थी, 10 सीटें करीब थी, 282 था 2014 में, आपको क्या आंकड़ा याद है? हाँ, इसी के तो आसपास 282 है। हाँ, इसी के आसपास 282 हाँ, तो वो तो इस परिणाम को पाने के लिए संघर्ष कर रही है। अगर ये परिणाम उसे मिल जाएगा तो वो संतोष की सांस लेगी, वो कहेगी चलिए बच गए इस बार। इस परिणाम को पाने के लिए भी जो दो ही रास्ते उनके पास मुझे लगता है कि एक तो पश्चिम बंगाल में थोड़ा अच्छा प्रदर्शन हो जाए और उत्तर प्रदेश में, और तो कोई रास्ता दिखता नहीं। ये है कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन करें। कर्नाटक में बहुत खतरे में फंस गए हैं ये लोग। महाराष्ट्र में बहुत सीटें जीती थी इन लोगों ने, वहां बहुत खतरे में फंस गए हैं। बिहार बहुत अच्छा जीता था, 40 में से 39 सीटें जीती थी, वहां फंस गए हैं बिहार में। ये बिहार पहले से हम लोग शुरू से कह रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में भाजपा फंस रही है, महाराष्ट्र में फंस रही है, बंगाल में फंस रही है, बिहार में फंस रही है। सब बातें हम लोग शुरू से कह रहे हैं। आपको ध्यान होगा, नई परख के मंच पे तकरीबन हर दूसरे तीसरे कार्यक्रम में मैं इन 4-5 प्रदेशों का नाम लेता हूं। आगे हम इस बात पर और गहराई से प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे कि देश की चुनावी राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे आ रहे हैं। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं, हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अभय सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।